तो जैसे ही वो फैमिली उन सूटकेस के ऊपर से जो प्लास्टिक की लेयर्स थी उनको हटा रही थी, वैसे वैसे जो बदबू थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। दोनों बच्चों की बॉडीज जिस कंडीशन में मिली थी, उसकी वजह से उनकी मौत का जो एग्जैक्ट रीज़न था वो पता लगाना पुलिस वालों के लिए अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। जैस्मिन ली सिर्फ 18 साल की थी जब उसने अपने फादर को खो दिया था और इस चीज़ का उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस फ़ोन कॉल के बाद से जैस्मिन की माँ का अपने ग्रैंड किड्स को और अपनी बेटी को ढूंढना एक तरह से फुल टाइम जॉब बन चुका था। और उसको जब लगने लगता है कि सब कुछ सही है और जैस्मिन अच्छे से बिहेव कर रही है, तब वो जैस्मिन से बच्चों के बारे में पूछती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में या कंट्रीज़ लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी स्टोरेज यूनिट्स बनी होती हैं। और उन स्टोरेज यूनिट का बेसिकली काम क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को कुछ टाइम के लिए कंट्री से बाहर जाना है या घर वगैरह मूव करना है और उसके पास कोई जगह नहीं है सामान रखने के लिए, तो वो एक स्टोरेज यूनिट रेंट पर ले सकता है मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर, और वहाँ पर अपना सामान वगैरह रख सकता है। स्टोरेज यूनिट वाली जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो यूनिट रेंट पर देने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई टाइम पर रेंट पे ना करे या उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करवाए, तो वो कंपनीज थोड़े टाइम तक कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती हैं। और जब वो लोग आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, तो जो सामान होता है स्टोरेज यूनिट के अंदर वो लोग उसको ऑक्शन कर देते हैं। बात अगस्त 2022 की है, जब न्यूजीलैंड के ओकलैंड शहर की एक फैमिली इसी तरह के एक ऑक्शन में जाती है और $401 देकर स्टोरेज यूनिट के अंदर का जितना भी सामान था वो खरीद लेती है। मेनली तो स्टोरेज यूनिट के अंदर घर का सामान ही था, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, और साथ ही और भी काफ़ी सारा सामान था। लेकिन जैसे ही उस स्टोरेज यूनिट को खोला गया तो उसके अंदर से उन लोगों को एक काफ़ी अजीब सी बदबू आई। अब उन्हें बदबू तो आ रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। तो इसके लिए वो एक एक करके सारे सामान को चेक करना शुरू करते हैं। ऐसे ही चेक करते करते उन लोगों को 2 सूटकेस मिलते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक की पॉलीथीन की काफ़ी सारी लेयर्स चढ़ाई गई थी और उनको अच्छी तरह से पैक कर रखा था। तो जैसे ही वो फैमिली उन सूटकेस के ऊपर से जो प्लास्टिक की लेयर्स थे उनको हटा रही थी, वैसे वैसे जो बदबू थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और फाइनली जब उस फैमिली ने उन बैग्स को खोला तो उनके अंदर से 2 बच्चों की लाशें मिली, जिसके बाद उन्होंने बिना कोई देरी किए साथ के साथ ही पुलिस को फ़ोन किया। ऐसा लग रहा था कि उन बच्चों की बॉडीज़ उन बैग्स के अंदर 4 साल से भी ज़्यादा टाइम से बंद है। दोनों बच्चों की बॉडीज़ जिस कंडीशन में मिली थी, उसकी वजह से उनकी मौत का जो एग्जैक्ट रीज़न था वो पता लगाना पुलिस वालों के लिए अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। और इस तरह से एक स्टोरेज यूनिट के अंदर 2 बच्चों की बॉडीज़ मिलना, वो भी सूट केसेस के अंदर अच्छी तरह से पैक की हुई, ये एक प्लान मर्डर लग रहा था देखने में। और इन सब चीज़ों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस स्टोरेज यूनिट कंपनी से बात करती है। उनसे बातचीत करने के बाद और उनके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने के बाद पता चलता है कि ये जो स्टोरेज यूनिट थी ये एक हाक्युंग ली नाम की औरत ने लीज पर ले रखी थी। इस केस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को हाक्युंग ली की स्टोरी शुरू से समझनी होगी। साल था 1993 जब हाक्युंग ली अपने पेरेंट्स के साथ साउथ कोरिया से न्यूजीलैंड मूव हुई। उस टाइम पर हाक्युंग ली की उम्र सिर्फ 13 साल थी। उस टाइम हाक्युंग ली का नाम हाक्युंग ली नहीं बल्कि जीयुन ली था या जैस्मिन ली था, जो कि बाद में उसने चेंज करके हाक्युंग ली कर लिया था। और ये क्यों किया था ये आगे आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। न्यूजीलैंड मूव होने के बाद अगले 4-5 साल में उनका जो परिवार था वहाँ पर अच्छी तरह से सेटल हो गया था कि तभी अचानक से ईयर 1998 में जैस्मिन ली के जो फादर थे उनकी डेथ हो जाती है। जैस्मिन ली सिर्फ 18 साल की थी जब उसने अपने फादर को खो दिया था, और इस चीज़ का उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अपने फादर को खोने के बाद से जैस्मिन का अपने आसपास के इन्वायरमेंट में और स्पेशली न्यूजीलैंड में मन लगना बिल्कुल ही बंद हो गया था, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी माँ को न्यूजीलैंड में ही छोड़कर साल 1998 में ही साउथ कोरिया वापस से मूव हो गई। लेकिन वो परमानेंटली साउथ कोरिया मूव नहीं हुई थी बल्कि कुछ टाइम के लिए ही गई थी। और उसका जो मेन रीज़न था अपने फादर की डेथ के बाद न्यूजीलैंड छोड़कर साउथ कोरिया जाने का, वो ये था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो अपने आप को कंफर्टेबल करना चाहती थी अपने फादर को खोने के बाद। और उसने ज़्यादातर टाइम अपने फादर के साथ न्यूजीलैंड की बजाय साउथ कोरिया में ही बिताया था।
और साथ ही वो अपनी कॉलेज एजुकेशन भी साउथ कोरिया से पूरी करना चाहती थी, ना कि न्यूजीलैंड से। साउथ कोरिया में 2 साल रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ईयर 2000 में वो वापस न्यूजीलैंड आ जाती है और आकर अपनी माँ के साथ रहने लगती है। न्यूजीलैंड वापस आने के बाद वो ज़्यादातर घर पर ही रहती थी और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बोर भी होने लगी थी। तो इस चीज़ का हल निकालने के लिए वो हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई शुरू कर देती है, ताकि वो ज़्यादातर बोर ना हो और ज़्यादा टाइम घर पर ना बिताए। और साथ ही अपने फादर को खोने के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी हो गई थी और इस चीज़ की वजह से वो चर्च भी काफ़ी रेगुलर जाने लगी थी। और उसी चर्च में वो वॉलंटियरली फ्री में बच्चों को पढ़ाने भी लगी थी। और चर्च में ही आने जाने के दौरान वो एक आदमी जिसका नाम इयन जो था उससे मिलती है। अपने फादर को खोने के बाद जैस्मिन ने जो अपने आसपास एक इन्वायरमेंट बना लिया था उदासी से भरा हुआ, इयन से मिलने के बाद वो उस जोन से बाहर आ गई थी। उसकी जिंदगी एक बार फिर से खुशियों से भर गई थी। वो भी रेगुलर चर्च आता था और वहां पर वॉलंटियर किया करता था। और इसी टाइम के दौरान उन दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। 6 साल तक रिलेशन में रहने के बाद ईयर 2006 में जैस्मिन एंड इयन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों वेस्टर्न ओकलैंड के एक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के 3 साल बाद सितंबर ईयर 2009 में जैस्मिन एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो लोग यूना जो रखते हैं। वैसे तो उसका नाम उन्होंने यूना रखा था, लेकिन जैस्मिन के जो हस्बैंड थे इयन, उसका लास्ट नेम जो था, तो इसीलिए उसका नाम भी एक तरह से यूना जो पड़ गया था। और फिर 3 साल बाद मार्च 2012 में उनका एक बेटा भी होता है, जिसका नाम वो लोग मीनू रखते हैं। उनका जो बेबी बॉय था मीनू, वो क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा हुआ था और इसकी वजह से आने वाले टाइम में उसको काफी सारे स्पीच इश्यूज हो सकते थे। अपने बेटे की इस प्रॉब्लम को लेकर जैस्मिन और इयन दोनों काफी ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन अगर सिर्फ इस प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इयन जो एयरपोर्ट पर काम किया करता था और जैस्मिन घर पर रहकर बच्चों की और घर की देखभाल किया करती थी। और उस टाइम के दौरान उन्होंने ओकलैंड के पापातोय सबर्ब में एक घर ले लिया था, जहां पर वो लोग अपने बच्चों के साथ रहने लगे थे। अगले कुछ सालों तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि उनके 2 बच्चों में से एक को थोड़ी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम के अलावा उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था अंटिल 2017। ईयर 2017 के स्टार्टिंग में इयन जो की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी और इस चीज़ का इफ़ेक्ट पूरी फैमिली पर पड़ता है, क्योंकि इयन जो ही था जो घर में कमाने वाला था। उसके अलावा जैस्मिन तो घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी और घर को संभाला करती थी। तो फैमिली में जो मेन पर्सन था जो कमा कर लाता था, उसकी तबीयत ख़राब होने से पूरी फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगी। और कुछ टाइम तक मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाने के बाद उन लोगों को ये पता लगा कि इयन जो को कैंसर है। इस टाइम के दौरान जैस्मिन की मदर, जो कि न्यूजीलैंड के हैमिल्टन शहर में रहा करती थी, वो जैस्मिन के घर पर आकर उनके साथ ही रहने लगी, ताकि जैस्मिन को घर संभालने में, बच्चों को संभालने में, और अगर इयन जो को भी हॉस्पिटल या मेडिकल अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए लेकर जाना पड़े तो इन सब चीज़ों में जैस्मिन की मदद कर सके। 2017 का टाइम जैस्मिन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग और काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, और वो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गया जब नवंबर 2017 में इयन जो की डेथ हो गई। इस पॉइंट पर तो जैस्मिन पूरी तरह से टूट गई। वो दुखी तो थी ही, लेकिन साथ ही वो इयन को ब्लेम भी करने लगी कि वो उस पर 2 बच्चों की जिम्मेवारी छोड़कर ऐसे ही चला गया। उसने अपने दोनों बच्चों को उनके फादर की डेथ के बारे में भी नहीं बताया। और जब जैस्मिन की माँ उसको बोलने लगी कि वो दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाए ताकि वो अपने फादर को देख सकें, इस चीज़ पर जैस्मिन अपनी माँ पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगी। उस पॉइंट पर जैस्मिन के अंदर दुख की बजाय फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा था, और उसको इस चीज़ की टेंशन थी कि इयन के जाने के बाद अब उसको अकेली को उन दोनों बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसने तो कभी ज़िंदगी भर काम किया ही नहीं था, हमेशा इयन पर ही डिपेंडेंट थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी। इयन की डेथ के बाद से वो कंसिस्टेंटली एक चीज़ रिपीट करती रहती थी कि इयन के साथ साथ अगर उसके बच्चे और वो खुद भी इस दुनिया से चली जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। शुरुआत के कुछ दिनों में तो जैस्मिन की माँ को लगा कि वो दुखी है और इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बक रही है। लेकिन जब वो इन चीज़ों को रिपीट करती गई और बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती गई कि अगर उसके बच्चे और वो भी मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इस पॉइंट पर जैस्मिन की माँ उससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी। और उसने उसको बोला कि अगर उससे उसके बच्चे नहीं संभल रहे तो वो उनको संभाल लेगी, वो उनको पाल लेगी, और अगर उसको मरना है तो अकेली जाकर मरे, अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना करे।
इसके बाद जैस्मिन और उसकी माँ के बीच में कहासुनी हो जाती है और जैस्मिन की माँ वापस हैमिल्टन जाकर रहने लगती है। कुछ टाइम के बाद जैस्मिन को इंश्योरेंस के 1.3 मिलियन डॉलर मिले और ये इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट थी कि जैस्मिन और उसके बच्चों की पूरी लाइफ सेट हो सकती थी। लेकिन पैसे मिलने के बाद जैस्मिन ऐसे बिहेव करने लगी कि जैसे उसने कभी पहले कुछ देखा ही ना हो और ऐसा सोच रही थी कि उसे सारे पैसे आज ही फूंक देने हैं। बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने की बजाय और उनके करियर के बारे में सोचने की बजाय उसने अपने दोनों बच्चों को स्कूल में से हटा लिया और उन दोनों को अपने साथ लेकर साउथ कोरिया के 2 महीने के ट्रिप पर निकल गई। उस ट्रिप पर वो लोग लग्जरी होटल्स में रह रहे थे और अंधा पैसा फूंक रहे थे। सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं, अगले आने वाले कुछ महीनों में वो अपने बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाती है और वहां पर भी फुल दबा कर खर्चा करती है। वो इस तरह से पैसे तब तक उड़ाती है जब तक वो एक बार फिर से पूरी तरह से कंगाल ना हो गई। वैसे तो इस चैनल पर मैं ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ और सीरियस टॉपिक्स पर बात करता हूँ। इस पॉइंट पर मुझे लक्ष्य चौधरी भाई की एक बात याद आई कि ये जो साला गरीब हो ना, ये अपनी आदत से गरीब हो। क्योंकि जो इंश्योरेंस के पैसे मिले थे 1.3 मिलियन डॉलर, वो इतने सारे पैसे हैं कि काफ़ी सारे लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं कमा पाते। लेकिन जैस्मिन ने वो सारे पैसे ऐसे ही आलतू फालतू चीज़ों पर वेस्ट कर दिए। इन सब ट्रिप्स के बाद जैस्मिन वापस से अपने न्यूजीलैंड वाले घर में, जो कि ओकलैंड के पापा तोए तोए सबर्ब में था, वहां पर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद से जैस्मिन काफ़ी ट्राई कर रही थी कि वो अपने आप को ट्रिप्स में बिजी रख सके, अपने ऊपर अगर खर्चा करे, अपने आप को खुश रखे, अपने दोनों बच्चों को खुश रखे, तो शायद वो इस सिचुएशन से डील कर पाए। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद भी उसके अंदर जो डिप्रेशन था और जो वीकनेस थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अपने हस्बैंड की बेसिकली डेथ से वो उभर नहीं पाई थी, वो जस्ट ट्राई कर रही थी। साथ ही उसको सोने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, वो रात रात भर जगी रहती थी और अपनी सिचुएशन से डील करने के लिए वो काफ़ी सारी स्लीपिंग पिल्स और काफ़ी सारी अलग तरह की मेडिकेशंस भी ले रही थी। अब ये सारी मेडिकेशन कुछ टाइम के लिए तो उसकी मदद करते थे उसकी ज़िंदगी में चल रहे डिप्रेशन से और सैडनेस से डील करने में, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही, ना कि परमानेंटली। इस दुख के टाइम के दौरान इयन का छोटा भाई जिमी कभी कभी जैस्मिन के घर पर जाता था ताकि वो बच्चों के साथ खेल सके, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, और ताकि जिससे जैस्मिन और दोनों बच्चों का मूड थोड़ा लाइट हो जाए और उन लोगों को थोड़ा अच्छा लग सके। और इसी तरह से एक दिन जिमी जैस्मिन और बच्चों से मिलने के लिए गया, लेकिन उस दिन घर की जो कंडीशन थी उसको देखकर जिमी एकदम शॉक हो गया, क्योंकि घर के अंदर एक भी चीज़ नहीं थी, पूरा घर बिल्कुल ही खाली था और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी फैमिली ने उस घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में मूव किया हो। जिसके बाद जिमी जैस्मिन की माँ चूनजाली को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि कहीं जैस्मिन और बच्चों ने किसी दूसरे घर में मूव किया हो और अगर वो इस चीज़ के बारे में कुछ जानती हो। लेकिन इस पॉइंट पर जैस्मिन की माँ उसको बोलती है कि उसने तो अपनी बेटी से कई महीनों से बात नहीं की और उसको नहीं पता कि उसकी बेटी की ज़िंदगी में इस टाइम पर क्या चल रहा है। इस फोन कॉल के बाद से जैस्मिन की माँ का अपने ग्रैंड किड्स को और अपनी बेटी को ढूंढना एक तरह से फुल टाइम जॉब बन चुका था। पुलिस अथॉरिटीज से और इमिग्रेशन अथॉरिटीज से बातचीत करके जैस्मिन की माँ ने इतना तो पता लगा लिया था कि जैस्मिन जुलाई 2018 में एक बिजनेस क्लास फ्लाइट लेकर वापस से साउथ कोरिया चली गई थी। लेकिन क्या बच्चे उसके साथ गए थे या नहीं, ये चीज़ एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। वैसे तो जैस्मिन अगर नॉर्मल कंडीशंस में साउथ कोरिया जाती जैसे पहले गई थी जब उसने अपने फादर को खोया था, तो शायद जैस्मिन की माँ को इतनी चिंता ना होती। लेकिन इस बार जैस्मिन की माँ को ये अच्छी तरह से पता था कि उसकी बेटी की जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं है। और साथ ही जैस्मिन अपने हस्बैंड को खोने के बाद से जिस तरह की बातें किया करती थी, उनको लेकर जैस्मिन की माँ ज़्यादा घबराई हुई थी। काफ़ी पता लगाने के बाद जैस्मिन की माँ को इतना तो पता चल गया कि जैस्मिन ने साउथ कोरिया जाने से पहले अपना नाम जैस्मिन से चेंज करके हाक्युंग ली कर लिया था। लेकिन बच्चे कहाँ गए, घर का सारा सामान कहाँ गया और साथ ही जैस्मिन साउथ कोरिया में कहाँ गई, इसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं लग पाया। कई साल बीत गए जैस्मिन की माँ को जैस्मिन को ढूंढते ढूंढते, लेकिन जैस्मिन का और बच्चों का कोई भी अता पता नहीं चला। लेकिन फिर अचानक से जून 2022 में जैस्मिन की माँ के पुराने पास्टर, जो कि साउथ कोरिया में ही रहते थे, वो जैस्मिन की माँ को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि उनको जैस्मिन का पता चल गया। वो जैस्मिन की माँ को बताते हैं कि जैस्मिन एक साउथ कोरियन हॉस्पिटल के एक साइकाइट्रिक वार्ड में एज अ पेशेंट की तरह भर्ती है। जिसके बाद जैस्मिन की माँ बिना कोई देरी किए सीधे फ्लाइट लेकर साउथ कोरिया जाती है। वहां जाकर वो जैस्मिन से बात करती है, उसका हाल चाल पूछती है
और उसको जब लगने लगता है कि सब कुछ सही है और जैस्मिन अच्छे से बिहेव कर रही है, तब वो जैस्मिन से बच्चों के बारे में पूछती है। इसके जवाब में जैस्मिन बोलती है कि उसको तो कोई बच्चे हैं ही नहीं, लेकिन इस पॉइंट पर जैस्मिन की माँ उससे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी और उसको पता था कि उसकी जो बेटी है एक साइकाइट्रिक वार्ड में है, एज अ पेशेंट है। तो वो जैस्मिन से फिर भी आराम से ही बात करती है और सारी चीज़ों को हल्का ही रखती है। जैस्मिन की माँ चाहती थी कि जैस्मिन उसके साथ ही वापस न्यूजीलैंड जाए, लेकिन इस चीज़ के लिए जैस्मिन मानती नहीं। और जैस्मिन की माँ भी साउथ कोरिया में रहते हुए और स्पेशली उस हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में रहते हुए जैस्मिन पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, तो वो जैस्मिन के लिए कुछ दिन बाद की टिकट बुक करवा देती है। अब जैस्मिन की माँ तो साउथ कोरिया से चली जाती है, लेकिन जैस्मिन वो फ्लाइट कभी बोर्ड ही नहीं करती। और फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस जैस्मिन की माँ को फ़ोन करती है और बताती है कि उनको एक स्टोरेज यूनिट के अंदर से काफ़ी सारे सामान के साथ 2 सूटकेस मिले हैं, जिनके अंदर से 2 बच्चों की बॉडीज मिली हैं। वो लोग जैस्मिन की माँ को बताते हैं कि हो सकता है कि वो दोनों बॉडीज उसके ग्रैंड किड्स यूना और मीनू की हों। और कुछ टाइम के बाद ये चीज़ कंफर्म भी हो जाती है, जिसके बाद 15 सितंबर 2022 को जैस्मिन ली को साउथ कोरिया में अरेस्ट किया जाता है। अगले 2 महीने तक जैस्मिन को साउथ कोरिया की ही जेल में रखा जाता है और एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस पूरी होने के बाद 30 नवंबर 2022 को जैस्मिन को वापस से न्यूजीलैंड लाया जाता है। 30 नवंबर 2022 को ही इस केस का ट्रायल शुरू होता है और केस के शुरुआत में जैस्मिन अपने आप को इनोसेंट बताती है। साथ में वो ये भी बोलती है कि वो कोर्ट के सामने अपनी इनोसेंस प्रूफ भी करेगी। ट्रायल के दौरान ये चीज़ सामने आती है कि जब यूना और मीनू के टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट वगैरह किए गए थे, तो उनकी बॉडी के अंदर से काफ़ी मात्रा में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग मिला था। और ये वही एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स थी जो कि जैस्मिन को डॉक्टर्स ने उसके हस्बैंड की डेथ के बाद प्रिस्क्राइब्ड की थी। इसके बाद जैस्मिन एडमिट करती है कि उसने वो टैबलेट्स बच्चों को जूस में मिलाकर दी थी। जैस्मिन के लॉयर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो अनइंटेंशनल था और उस टाइम पर जैस्मिन की हालत काफ़ी ज़्यादा इंसेन थी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में जैस्मिन को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जैस्मिन के लॉयर्स के इस आर्ग्यूमेंट को बड़ी जल्दी ही खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि जो कुछ भी जैस्मिन ने किया था, जैसे कि बच्चों के मरने के बाद उनकी बॉडीज़ को सूटकेसेस में पैक करना और फिर एक स्टोरेज यूनिट बुक करना जहां पर बच्चों की बॉडीज़ को घर के सारे सामान के साथ रखा जा सके और फिर अपना नाम चेंज करके साउथ कोरिया भाग जाना, ये सारी चीज़ें इतना साबित करने के लिए काफ़ी थी कि जैस्मिन ने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। और कोई भी इंसान जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो वो इस तरह से प्लानिंग कर ही नहीं सकता। हालांकि इस केस के दौरान इतना कुछ था नहीं साबित करने को, सीधा सीधा पता चल रहा था कि जैस्मिन ने ही सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी कोर्ट का वर्डिक्ट आने में 3 साल लग जाते हैं और 8 सितंबर 2025 के दिन जैस्मिन को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जैस्मिन ने अपने दोनों बच्चों को कब मारा या उससे गलती से मारे गए, इसके बारे में कोई प्रॉपर सबूत तो नहीं मिले, लेकिन उन दोनों बच्चों के लास्ट जिंदा होने के जो सबूत मिले हैं वो 27 जून 2018 के हैं, क्योंकि घर का जो सामान था उसमें एक प्ले स्टेशन मिला था और उस प्ले स्टेशन में जो लास्ट एक्टिविटी हुई थी वो 27 जून 2018 को ही हुई थी। उस दिन उन दोनों बच्चों ने एक गेम जिसका नाम माइनक्राफ्ट है उसमें कुछ अचीवमेंट्स हासिल की थी, लेकिन उस दिन के बाद वो दोनों बच्चे कब तक जिंदा थे इसके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिला।